नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। कोरोना महामारी के इस संकट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। शायद ही इससे पहले महामारी के ऐसे हालात देखे हों। आज दिन भर देश भर से ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें सामने आती रहीं। कहीं ऑक्सीजन खत्म होने की खबरें थी, कहीं 3-4 घंटों के ही स्टॉक बचने की बात थी। बेड ना मिलना या उसके लिए लंबा इंतजार करना, यह सब आम हो चुका है। आज देश की सर्वोच्च अदालत ने इस पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लिया। न केवल संज्ञान लिया बल्कि तल्ख टिप्पणी भी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की इस हालत पर केंद्र से रिपोर्ट तलब की है और इस मामले पर सुनवाई के लिए कल की तारीख भी तय की गई है। इधर ऑक्सीजन की किल्लत पर आज पीएम मोदी को सामने आना पड़ा। पीएम मोदी ने आज अधिकारियों के साथ बैठक की और कई दिशा निर्देश दिए। पीएम मोदी ने कहा कि ऑक्सीजन के मामले में स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और जहां जहां जरूरत है वहां तुरंत ऑक्सीजन की सप्लाई दुरुस्त की जाए। इस सब के बीच उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के प्रयास में जुटी है। अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। ऑक्सीजन की कोई किल्लत ना हो, इसके आदेश भी दिए गए हैं। साथ ही सीएम योगी ने निजी अस्पतालों को कहा है कि जो भी निजी अस्पताल अपना निजी ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहते हैं, सरकार उनको न केवल अनुमति देगी बल्कि उनकी मदद भी करेगी। बहरहाल देश में हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं और फिलहाल इस संकट का कोई हल जल्दी दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में इस महामारी से, इस चुनौती से हम केवल बेहतर व्यवस्था के जरिए ही निपट सकते हैं। क्या हम बेहतर व्यवस्था बना पाएंगे? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में आज जुड़ने जा रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता अशोक पांडे जी। स्वागत है अशोक जी आपका। कांग्रेस प्रवक्ता उमाशंकर पांडे जुड़ गए हैं। उमाशंकर जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ इस चर्चा में जुड़ गए हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता नाहिद लारी खान जी। सबसे पहला सवाल मेरा अशोक पांडे जी आपसे है। अशोक जी, सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान और जो संदेश जा रहा है उसके मद्देनजर क्या यह माना जाए कि व्यवस्थाएं इस वक्त इतनी चरमरा गई हैं कि उसको जल्द से जल्द दुरुस्त करना जाना बहुत जरूरी है और सख्त कदम उठाए जाने बेहद जरूरी हैं? लगता है अशोक पांडे जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम बात करते हैं उमाशंकर पांडे जी से। उमाशंकर जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की है वो अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करती है कि हालात नेशनल इमरजेंसी जैसे हैं। आपका इस पर रिएक्शन? ये बेहद गंभीर विषय है और बेहद गंभीर और कठिन समय भी है। और ये माननीय सुप्रीम कोर्ट की कोई आज पहली टिप्पणी नहीं है। इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऐसी ही टिप्पणी की थी उत्तर प्रदेश की मौजूदा दुर्व्यवस्थाओं के बारे में। ना ऑक्सीजन है, ना बेड है, ना दवाई है, ना डॉक्टर है, ना पैरामेडिकल स्टाफ है, ना आईसीयू है, ना वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन है और ना ही शमशान में लकड़ियां हैं और ना ही शमशान है। ये टिप्पणी माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। गंभीर नहीं है मतलब मस्खरी कर रही है अपने देश की, अपने प्रदेश की जनता के साथ। केंद्र सरकार इस तरीके की मस्खरेपन वाली काम कर रही है, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि आप भीख मांगो, उधार लो, चोरी करो, लेकिन ऑक्सीजन। जी ठीक है अशोक पांडे जी, सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। हालात कितने चिंताजनक बने हुए हैं, तल्ख टिप्पणी से समझा जा सकता है। देखिए, आपको बता दें कि ये कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। कोरोना संक्रमण बढ़ा है लेकिन हमारी सरकार निश्चित तौर पे उसने निर्देश दिया है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। कंट्रोल रूम बनाए गए हैं और बहुत तेजी के साथ निगरानी हो रही है। और अस्पतालों में बेड बढ़ाने की बात, मैं जहां बनारस से बोल रहा हूं, यहाँ 1000 बेड का एक सप्ताह के अंदर नहीं अशोक पांडे जी, चर्चा का विषय यही है कि क्या अब सुप्रीम संज्ञान से हालात सुधरेंगे? क्या धीरे जो तल्ख टिप्पणी दी है कि इमरजेंसी जैसे हालात हैं, तो क्या ये माना जाए कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और जिस तरह से उन्होंने तल्ख टिप्पणी की है उसके मद्देनजर हालात सुधरेंगे क्या? देखिए, आपको बता दें कि कोर्ट का तो हम सम्मान करते हैं लेकिन इसके पहले भी
कोरोना संक्रमण पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से काम किया था, सभी लोग पीठ थपथपा रहे थे। निश्चित तौर पे ईमानदारी के साथ बता रहे हैं, जिस तरह से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और सरकारी अमला काम में जुटा है, निश्चित तौर पे मैं बता रहा हूं कि अस्पतालों की व्यवस्था सुधरी है, ऑक्सीजन की व्यवस्था सुधरी है और निश्चित तौर पे आपसे बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस संकट से हम निश्चित उभरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, नाहिद लारी खान जी, यहां पर राज्य सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, दावे भी हैं और देश के सामने जो हालात हैं उसके मद्देनजर कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर जो तल्ख टिप्पणी की है उसके मायने क्या समझे जाएं और क्या ये एक संदेश सिस्टम को भी है कि व्यवस्थाएं कितनी ज्यादा बिगड़ गई हैं? शर्मा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी बीजेपी प्रवक्ता भी जो बैठे उनको भी और तमाम जो लोग मुसलसल सरकार की चापलूसी में लगे हुए हैं, ये वक्त चापलूसी और झूठी वाहवाही का नहीं है। अब जो गलतियां हो गई हैं उसको सुधारने का वक्त है। ये वक्त इंसानियत और मानवता को बचाने का वक्त है। चापलूसी बाद में कर ले इंसान। आप देखिए कि जब मुल्क के जमहूरी निजाम और इंतजाम पर आंधी तूफान आ रहा था, तब उस वक्त सत्ता में बैठे लोग इस आंधी तूफान को छोड़ बंगाल से लेकर तमाम विधानसभा के चुनाव में व्यस्त थे। ये चुनाव खेल रहे थे और नतीजा क्या हुआ कि सरकार ने ना कोई प्लानिंग की और ना कोई रोड मैप बनाया। आज देश में ना वैक्सीन है, ना ऑक्सीजन है, ना जीवन रक्षक दवाइयां हैं, अस्पतालों का बुरा हाल है और शमशान घाट में तक इंतजाम नहीं है। आखिर यही बात तो मैं और समाजवादी पार्टी और माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के साथ साथ देश के अन्य हाईकोर्ट भी यही बात कह रहे हैं। अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है और शमशान घाटों में शव पटे पड़े हैं। 2 दिन पहले शर्मा जी, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लॉकडाउन के मामले में राहत दी थी, तब बीजेपी के चापलूस नेता और कुछ गोदी प्रिंट मीडिया मुसलसल योगी सरकार की तारीफों के पुलिंदे बांधती रही। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था कि ठीक है, आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का टाइम जरूर दिया है सरकार को अगली सुनवाई के लिए, लेकिन जिस तरह से एक एक मिनट में कोरोना विकराल रूप लेता जा रहा है और जिस तरह से आज आप देखिए कि कोरोना ने हमने जो है विश्व रिकॉर्ड भारत ने कायम कर दिया, अमेरिका को पछाड़ दिया। आज जो है लगभग 3,15,000 से अधिक लोग संक्रमित हो गए कोरोना से। ये विश्व में सबसे अधिक मामला है, 24 घंटे में ऐसा हो गया है। तो जिस तरह से वैक्सीन की शॉर्टेज है, ऑक्सीजन नहीं है, जीवन रक्षक दवाइयां नहीं है और इन सब के बीच मोदी जी जो मुसलसल बंगाल का चुनाव ऐसे लड़ रहे हैं जैसे वो बांग्लादेश फतह कर रहे हो। तो ये सब चीजें माननीय सुप्रीम कोर्ट देख रहा है और मैंने पहले भी कहा था कि कोई विदिन माननीय सुप्रीम कोर्ट इन सब चीजों का संज्ञान लेगा और संज्ञान ले भी लिया और यहां तक नेशनल इमरजेंसी जैसे सख्त लफ्ज का इस्तेमाल किया। शर्मा जी, आप समझे, नेशनल इमरजेंसी का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट अपने स्पेशल पावर्स का उपयोग करते हुए मोदी सरकार भंग कर सकती है और नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म करने का आदेश दे सकती है। चाहे जिस तरह से आज देश में हाहाकार मचा है, तो उस तरह से आप देखिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में मानवता है, इंसानियत है। ठीक है, उमाशंकर जी आ रहा हूं आपके पास। उमाशंकर जी आऊंगा, अशोक पांडे से जवाब ले लूं पहले मैं। अशोक पांडे जी, ये सवाल तो पूछा जाएगा और सामने भी आएगा, विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि आखिरकार ऐसी नौबत क्यों आई कि इतने ज्यादा हालात बिगड़ने के बाद सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। निश्चित तौर पे आपको बता दें कि सारी व्यवस्था धीरे धीरे सुधर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो विपक्ष को भूमिका अदा करना चाहिए उसने अदा किया क्या? जब वैक्सीन बनाई गई तो इसी अखिलेश यादव ने कहा, अरे बाप रे बाप, मोदी की वैक्सीन लगवाऊंगा। जनता को दिग्भ्रमित किया। इसे भी कोर्ट के संज्ञान में लाना चाहिए कि ये कितना बड़ा द्रोह है। इनका एक एमएलसी कहता है कि वह जीवन वो हम लगाएंगे वैक्सीन तो नपुंसकता आ जाएगी। इनका एक एमपी कहता है अगर वैक्सीन लगवाएंगे तो अल्लाह मदद करेंगे, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। इन पर भी संज्ञान में लेना चाहिए। आप वैक्सीनेशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कहा है कि जो आवश्यक दवाओं की आपूर्ति है, टीकाकरण के तरीकों से जुड़े मुद्दे हैं, उस पर एक राष्ट्रीय नीति बने। सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कहा है। निश्चित तौर पे बननी चाहिए और इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग
जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं कि हम ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ये सबसे बड़े द्रोही लोग हैं। ठीक है उमाशंकर जी, एक तरफ सियासत है, दूसरी तरफ इस वक्त देश के सामने ऐसे हालात हैं जिसमें जनता लड़ भी रही है। प्रदेश सरकार अपने स्तर पर लगातार फैसले ले रही है, फिर चाहे उत्तर प्रदेश हो या और राज्य हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के मायने अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्या यह माना जाए कि पहले जो तैयारियां राज्यों को करनी थी वो नहीं की गई, और ये हर राज्य की बात कर रहे हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि सभी राज्यों की, क्या यहां कमी रह गई, या फिर इस राष्ट्रीय नीति के लिए जो बननी चाहिए थी, एक प्लान बनना चाहिए था, उसके लिए विपक्ष ने भी अपनी भूमिका नहीं निभाई? देखिए दिव्यांश जी, सबसे पहली बात तो माननीय कोर्ट ने स्पष्ट रूप से अपने आदेश में कहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। आई रिपीट, माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अपने आदेश में कहा है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो राज्यों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराए, और पूरे देश ने देखा है, एक एक राज्य ने देखा है कि ऑक्सीजन, रेमडेसिविर और वैक्सीन तीनों की अनुपलब्धता है। ऑक्सीजन से लोग मर रहे हैं, बेड नहीं है, लोग मर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। और सबसे विकट स्थिति उत्तर प्रदेश की है, जहां के मुख्यमंत्री स्टार कैंपेनर बनकर, जहां के सांसद चाहे वो मोदी जी हो या राजनाथ सिंह हो, स्टार कैंपेनर बनकर वेस्ट बंगाल के चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने कल की अपनी रैली कैंसिल कर दी दिव्यांश जी, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की इतनी तल्ख टिप्पणी आई है, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की इतनी तल्ख टिप्पणी आई है कि अगर अब ऑक्सीजन से एक भी मौत होती है तो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना कल का कार्यक्रम रद्द किया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी। और मैं बताना चाहता हूं, आप देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी केजीएमयू 4,500 बेड का कोविड हॉस्पिटल तत्काल बनाने का। आज 4-5 दिन से ज्यादा हो गए, अभी 3 दिन पहले वहां पर पैरामेडिकल स्टाफ का इंटरव्यू हुआ है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी। और केजीएमयू जिसके ऊपर बड़ा दारोमदार है, वहां के वाइस चांसलर कैंपस में नहीं रहे। मैंने तो सुना है वो लखनऊ के बाहर है। भाजपा के प्रवक्ता बताए वो कहां पे थे। सीएमओ लखनऊ का बर्ताव देखिए, चैनल ने दिखाया। और इससे ज्यादा शर्मनाक बात समझिए, 2020-21 में ऑक्सीजन की विदेश को सप्लाई 4,500 मीट्रिक टन के लगभग था। और जब विशेषज्ञों के द्वारा सुनामी आने की बात कही गई थी, राहुल गांधी जी के द्वारा सुनामी आने की बात कही गई थी, इसके बावजूद मोदी सरकार ने 2021 में 2,000 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई कर दी। 2 हफ्ते पहले तक रेमडेसिविर इंजेक्शन विदेशों को एक्सपोर्ट किया जा रहा था। 1.1 मिलियन वैक्सीन 84 दिया गया। हमारे लोगों के लिए वैक्सीन की कमी, सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 38% वैक्सीनेशन में कमी आ गई, क्योंकि वैक्सीन नहीं है। इसको मूर्खता नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे कि पहले हम विदेशों को वाहवाही के लिए वैक्सीन भेजते हैं और फिर स्पुतनिक और अमेरिका से वैक्सीन आयात करते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। ऑक्सीजन हम विदेशों को भेज रहे हैं और अपने हॉस्पिटल को ले लीजिए, एसजीपीजीआई को ले लीजिए, तमाम सारे छत्तीसगढ़, राजस्थान की स्थिति खराब है। इस पर भी बोलिए पांडे जी। हम नहीं बोलना चाहते थे, हम कोरोना पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप राजनीति करने लगे। ठीक है नायक जी, क्या ये भी बहुत बड़ी वजह रही कि पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी में उलझ गई, लेकिन एक साथ खड़ी नजर नहीं आई, लेकिन एक साथ खड़ी नजर नहीं आई सभी पार्टियां। चैनल पर भी आते थे मनोज मिश्रा जी। ठीक है उमाशंकर जी, ओके उमाशंकर जी, ठीक है नायक जी को बोलने दीजिए। नायक जी बोलेंगे अब। ठीक है उमाशंकर जी प्लीज। नायक जी। शर्मा जी देखिए, ये वक्त राजनीति करने का नहीं है और आप कह रहे हैं कि हमको एकजुट खड़े हो जाना चाहिए था।
अरे हम किसके साथ खड़े हो? यहाँ सरकार नाम की चीज कहाँ है? नहीं नाई जी, मैं हम की मतलब आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं, मैं सारे नेताओं की बात कर रहा हूं, मैं सभी राज्य सरकारों की बात कर रहा हूं। चाहिए मैं सबकी बात सुन रही हूँ। अरे अखिलेश जी कह रहे थे वैक्सीन मत लगवाइए। देखिए अरे मोदी की वैक्सीन लगवाएंगे, ये कौन कह रहा था? कर रहा मरती हुई जनता के साथ खड़े होना अगर राजनीति है तो ये राजनीति हम बार ठीक है उमाशंकर जी, नाई जी को बोलने दीजिए। नाई जी अखिलेश जी क्यों चिल्ला रहे थे? नाई जी अपनी बात जारी रखें आप। देखिए बात ये है कि सरकार नाम की चीज है कहाँ? हमें तो नहीं दिखती कोई सरकार है। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, फेल हो गई है सरकार। और फिर किसके साथ खड़ी हो, किसको सुझाव दे? सरकार का तो ऊपरी माला खाली है, ऊपरी माले में कुछ है नहीं। ये तो थोड़े बहुत जो होशियार अधिकारी हैं वो थोड़ी बहुत मेहनत करके कुछ ऊपरी माला अखिलेश यादव जी का खराब हो गया था। एक मिनट उन्होंने कहा अशोक जी रुकिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। अशोक जी मैं आता हूं आपके पास। अशोक जी, इस देश के वैज्ञानिकों का अपमान करने वाला अखिलेश यादव। अरे बीजेपी प्रवक्ता ये बताए, इधर उधर की बात ना करे, ये बताए उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन खत्म हुई कैसे? इधर उधर की बात तो आप कर रही हैं। ये बताए उत्तर प्रदेश, लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में आज हाहाकार मचा हुआ है, ऑक्सीजन की भारी कमी है। अकेले लखनऊ में 10,000 से अधिक लोगों की जाने खतरे में ऑक्सीजन के कारण। अनेकों हजार लोग अस्पताल होम आइसोलेशन में है। तमाम अस्पतालों ने जो भर्ती थे मरीज उनको ऑक्सीजन की कमी के कारण ठीक है अशोक पांडे जी सुनिएगा जरा। विपक्ष एक मिनट, नाई जी एक मिनट। ठीक है नाई जी, आपने सवाल उठाए, आपने जो सवाल उठाए उसी को मैं सामने रखते हुए अशोक जी सवाल पूछूंगा। अशोक जी, विपक्ष पिछले कुछ महीनों से लगातार कोरोना के खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही थी उस पर लगातार आप पर हमलावर था, केंद्र सरकार पर भी, राज्य सरकार पर भी। क्या सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद उन आरोपों को और बल मिल गया है? उन जो सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे थे उन्हें और बल मिल गया है क्या? देखिए विपक्ष कोरोना पे सार्थक टिप्पणी नहीं कर रहा था। विपक्ष की भूमिका तो द्रोह वाली थी। विपक्ष कह रहा था कि अरे बाप रे बाप, मोदी की बनाई वैक्सीन हम लगवाएंगे। जब टीका महोत्सव मनाया गया, जनता को जागरूक करने के लिए इन लोगों को बुलाया गया तो कोई नहीं आया। सपा का एक एमएलसी ने कहा कि इसे लगाने से नपुंसकता आएगी। इनका एक एमपी कहता है कि अल्लाह बचाएंगे, हम नहीं लगाएंगे। ये क्या तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? ये तो टिप्पणी इन लोगों ने देशद्रोह वाली श्रेणी में ला दिया, खड़ा कर दिया अपने को कि बाप रे बाप मोदी की बनाई वैक्सीन। हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन विपक्ष की भी सार्थक भूमिका होना चाहिए। ये निंदनीय है इस बात। ठीक है, सरकार कह रही है कि विपक्षी सार्थक भूमिका होनी चाहिए। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सरकार गंभीर नहीं थी, जो इंतजाम पहले किए थे उसमें हिलावाली बरती गई, लापरवाही बरती गई। लेकिन मेरा एक सवाल आप तीनों से है, क्या शोर मचाने से, लड़ने झगड़ने से और पुरानी बातों को बार बार उछालकर क्या कोरोना से जो हम जंग लड़ रहे हैं वो हम जीत जाएंगे? इस मुद्दे पर करेंगे आगे चर्चा। आप बने रहे तीनों मेहमान हमारे साथ। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। देश में कोरोना के हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने यह तल्ख टिप्पणी की है। तो ऐसे में यह सवाल खड़ा होना लाजमी है कि क्या सुप्रीम संज्ञान से ही हालात सुधरेंगे? चर्चा हम लगातार कर रहे हैं अपने तीन मेहमानों से। एक बार फिर से चर्चा शुरू करते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बहुत शोर शराबा हो रहा था। मैं उम्मीद करता हूं अपने मेहमानों से थोड़ी मानवीय संवेदनाएं हम दिखाएं, क्योंकि चिल्लाने से इस समस्या का हल कतई नहीं निकलेगा। आप पुरानी बातों को लेकर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, उससे भी समस्या का हल नहीं निकलेगा। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आपके पास नेशनल लेवल का प्लान क्या है। उतनी गंभीरता, क्या वक्त आ गया है सबको दिखाने की जरूरत है। इस कड़ी में मेरा सवाल उमाशंकर पांडे जी आपसे है। उमाशंकर जी, क्या यह माना जाए कि सरकार बनाम विपक्ष की स्थिति हो गई है? एक तरफ कोरोना से पूरा देश लड़ रहा है, दूसरी तरफ सियासी तौर पर देखें तो एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ विपक्ष। नहीं दिव्यांग जी, मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। असल में
एक तरफ तो मर रही जनता है जो ऑक्सीजन बेड और मेडिकल व्यवस्था के लिए तड़प तड़प कर, किसी का कोई परिजन अपने घर में दम तोड़ रहा है तो किसी का परिजन कार में, किसी का फुटपाथ पर, किसी का अस्पताल के गेट पर। और दूसरी तरफ विपक्ष है जो इनकी आवाज बनकर इनकी आवाज को उठाने का प्रयास कर रहा है। और तीसरी तरफ सरकार है जो ना तो जनता की आवाज सुन रहा है, ना विपक्ष की आवाज, ना माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात सुन रहा है, ना दिल्ली हाई कोर्ट की, और ना ही इलाहाबाद हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों पर कान रख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल का दौरा जो अब रद्द किया है, अगर उनके अंदर संवेदनशीलता होती तो ये दौरा पहले ही रद्द करके वो ये मीटिंग कर रहे होते। लेकिन आज राष्ट्रीय आपात की बात जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने की है तब प्रधानमंत्री जी ने अपना दौरा रद्द किया है। इससे भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई स्वतः सामने आ जाती है। आज दिव्यांश जी, उत्तर प्रदेश के लोगों के फेफड़ों को ऑक्सीजन चाहिए और भारतीय जनता पार्टी और उनके मुखिया नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भाषण पिला रहे हैं। बलरामपुर लोक बंधु हॉस्पिटल, तमाम प्राइवेट अस्पतालों ने अपने बाहर नोटिस चस्पा कर दिए हैं। अब प्राइवेट सरकारी अस्पताल डिमांड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इतने समय की ऑक्सीजन बची है। क्या इसकी तैयारी नहीं होनी चाहिए थी? और इससे आगे बढ़कर आप समझिए, जो पेशेंट आइसोलेशन में अपने घर पर, जिसको बेड नहीं मिला है, मजबूरी में जो कहीं से ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करके किसी डॉक्टर से सलाह लेकर अपनी जान बचाने की जुगत कर रहा था, योगी जी ने एक ट्वीट करके उस पर भी ब्रेक लगा दिया। उन्होंने कहा कि अब इंडिविजुअल लोगों को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, ऑक्सीजन प्लांट्स पर पैरामिलिट्री फोर्स बिठा दिए। अब बताइए, जो होम आइसोलेशन में व्यक्ति है जिसको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है, उसको कहां से मिलेगा? मेरे कई मित्र, आज सुबह मेरा बहुत अच्छा मित्र एक कंपनी में काम करता था, मुझसे 1 साल बड़ा होगा या छोटा होगा, आज ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से होम आइसोलेशन में रहते हुए उसकी डेथ हो गई। ये मेरे लिए इससे ज्यादा पीड़ा का विषय क्या होगा कि मैं उसके लिए एक सिलेंडर नहीं उपलब्ध करवा पाया। और यही स्थिति प्रदेश के हजारों लोगों की है। यही स्थिति लखनऊ की गलियों में एक एक सिलेंडर के लिए तरस रहे, भटक रहे लोगों की है। अगर ये आवाज उठाना राजनीति है दिव्यांशी, तो मैं ये राजनीति करूंगा। मैं आवाज उठाऊंगा, मैं चिल्लाऊंगा, मैं चीखूंगा, मैं गुहार लगाऊंगा कि मेरे प्रदेश के लोग मर रहे हैं, इनको ऑक्सीजन दो, इनको बेड दो। अगर किसी को राजनीति लगती है तो वो इस राजनीति को तुमने नहीं सुन पाए तो भाड़ में जाए, लेकिन मेरे प्रदेश के लोग मर रहे हैं, मैं चिल्लाऊंगा, मैं चीखूंगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, नेशनल इमरजेंसी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही नहीं कहा होगा दिव्यांग जी, नेशनल इमरजेंसी है। और सरकार की मूर्खता देखिए, 9000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन विदेशों को भेजी गई, रेमडेसिविर इंजेक्शन 2 हफ्ते पहले तक विदेशों को भेजा गया, 1.1 मिलियन वैक्सीन 84 देशों को भेजकर वाहवाही लूटकर हेडलाइन मैनेजमेंट का प्रयास किया गया। हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अपने देश के लोगों के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में होती तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन क्या भाजपा के साथी इस बात को जानते हैं? अशोक पांडे जी, यहाँ पर विपक्ष का ये कहना है कि अभी जो इंतजाम किए जा रहे हैं, अगर वो पहले कर लिए गए होते तो हालात इतने खराब नहीं होते जितने आज देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ये बताया किस तरह से उन्हें एक सिलेंडर के लिए इधर उधर भटकना पड़ा और वो मदद नहीं कर पाए। इन बातों को आप गंभीरता से लेते हैं या फिर राजनीति से जोड़ते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे गंभीरता से लिया। योगी जी ने निर्देश दिया अस्पतालों को कि कहीं भी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी न हो। पीयूष गोयल जी ने भी कहा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। मेरा ये मानना है कि अस्पतालों की व्यवस्था सुधर रही है, बेडों की व्यवस्था सुधारने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, कोरोना पे नियंत्रण पाने का हर सांसद प्रयास हो रहा है। पांडे जी को उत्तर प्रदेश को दिखाई देता है, लेकिन उत्तर दिल्ली नहीं दिखाई देता, जहां माननीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी अगर हस्तक्षेप न किए होते तो दिल्ली दुर्दशा को प्राप्त हो गई होती। पांडे जी को दिखाई नहीं देता महाराष्ट्र,
पांडे जी को छत्तीसगढ़ नहीं दिखाई देता, ठीक है, नायब मगर नारी खान मछली जी, आंसू उत्तर क्या प्रदेश में ही बहाने कोरोना का के प्रयास खिलाफ कर रहे हैं। जो जंग इस वक्त देश लड़ रहा है, क्या वो लड़ाई सिर्फ दिल्ली की है, क्या वो लड़ाई सिर्फ उत्तर प्रदेश की है, छत्तीसगढ़ की है, महाराष्ट्र की है, राजस्थान की है, या फिर पूरे देश की है, जिसके लिए अब सबको एक साथ आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कम से कम शर्मा जी, ये लड़ाई पूरे देश की है। मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। ये लड़ाई पूरे देश की है। आज पूरा देश ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ तो रहा है। अखिलेश जी को मना करिए, और तो अखिलेश जी को मना करिए, वैक्सीनवा लगवा ले। बातें जो उड़ाते हैं, मुझे बोलने का मौका दे शर्मा जी। ये जो अशोक पांडे जी बैठकर चंडोल खाने की बातें उड़ाते हैं, तोते की जैसे रटा रटा डायलॉग हर बार बोलते हैं। कब अखिलेश जी ने हम मना किया? सैफई की बातें नहीं उड़ाते। मना किया क्यों अखिलेश जी ने कहा कि मोदी जी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे? अरे बाप रे बाप, मोदी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, क्यों कहा अखिलेश यादव ने? डिबेट नहीं करूंगी, इनको ऑडियो डाउन करिए तब मैं बोलूंगी। ठीक है, कब माननीय अखिलेश अशोक जी और नाहिद जी, मैं डिबेट संचालित कर रहा हूं, लेकिन गाड़ी तो चला नहीं रहा हूं कि ब्रेक मारा और जबान शांत हो जाए। मैं बहुत लगातार कोशिश करता हूं कि एक बार में एक मेहमान बोले, जनता को समझ में आए। अगर चिल्लाने से काम बन जाएगा तो आप एक एक करके चिल्ला लीजिए, शायद समस्या का समाधान निकल आए, मैं शांत हो जाता हूं। नहीं तो आप मेरी गुजारिश मान लीजिए। नाहिद जी, अब आप बोलिए नाहिद जी। मैंने तो किया ही नहीं, लेकिन भाजपा मोटी चमड़ी वाले लोग हैं, इनको किसी की बात समझ नहीं आती। ठीक है, बोलिए अब बोलिए। माननीय ने कहा कि कोई वैक्सीन ना लगाए। उन्होंने कहा कि जब तक गरीबों को फ्री में वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक वो स्वयं वैक्सीन नहीं लगाएंगे। और जिस तरह से बीजेपी प्रचार कर रही थी, जैसे बीजेपी ये नहीं कहा था। माननीय अखिलेश जी स्वयं संक्रमित हो गए, लेकिन गरीबों की बात करना छोड़ा नहीं, क्योंकि गरीबों की बात समाजवादी कैसे मिलेगा, इस पर बहस होनी चाहिए। क्या कहा था अखिलेश यादव जी ने? आज वो चर्चा का विषय नहीं है। आज ऑक्सीजन और बेड कैसे उपलब्ध होगी, ये चर्चा का विषय है। करने दे पांडे जी, मुझे अपनी बात करने दे। जब आप लोग बोल रहे थे मैं बीच में नहीं। ठीक है, बोलिए। ठीक है, बोलिए। गरीबों की बीजेपी तो करेगी नहीं, समाजवादी पार्टी करेगी, और ये तो केवल बीजेपी धन पशुओं की बात करेगी। आखिर माननीय अखिलेश जी की बार बार गरीबों की बात करने से बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा, और अब सरकार गरीबों को भी वैक्सीन देने के लिए तैयार हो गई। और आपकी मैं बात से पूर्ण रूप से सहमत हूं कि अब पुरानी बातों को लेकर नहीं लड़ना चाहिए, हमें समाधान निकालना चाहिए। और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट का समाधान निकालेगा, क्योंकि सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है। आज सबकी उम्मीदें माननीय सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। आईसीएमआर के डायरेक्टर डॉक्टर भार्गव ने कहा था कि पिछले साल के मुकाबले अगर इस साल तुलना की जाए कोरोना से, तो इस साल ऑक्सीजन सिलेंडर की ज्यादा जरूरत है। पिछले साल 41% जरूरत थी, इस साल 55% से ज्यादा जरूरत है। और यहां तक खुद सरकार ने मई 2020 में कहा था कि ऑक्सीजन और आईसीयू बेड ही कारगर रहेंगे इस महामारी से निपटने के लिए। तो ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी तो दूर की बात, इन्होंने उल्टा हजारों मेट्रिक टन ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कर दिया, अब वही इंपोर्ट कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? जहां एक एक व्यक्ति अपनी जान के लिए लड़ रहा है, अपनी जान बचाने में लगा है, भाजपा सरकार केवल जेबें भरने में लगी है। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके पैसों की हेराफेरी करने में लगी हुई। पहले वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी, अब इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं सवाल कर लेता हूं आपने जो मुद्दा उठाया है। अशोक पांडे जी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के हवाले से विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, ऑक्सीजन की समस्या है। इस पर आप क्या जानकारी देना चाहेंगे दर्शकों को और विपक्षी दलों को, पार्टियों को? जानकारी मैं चाहूंगा कि आप जरूर दें। देखिए, विपक्ष तो अभी भी राजनीति कर रहा है। नहीं सर, मेरा सवाल है कि क्या आप विपक्ष के इन आरोपों को नकार रहे हैं? विपक्ष क्या झूठ बोल रहा है? लेकिन मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, मेरा सवाल उत्तर प्रदेश सरकार के ऑक्सीजन सिलेंडरों की जो कमी थी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी जी ने सारे अस्पतालों को निर्देश दिया है, सारे अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दवाओं की व्यवस्था सुधर रही है, विपक्ष सवाल उठा रहा है, व्यवस्था सुधरने का हर संभव प्रयास हो रहा है। मेरा सवाल आपसे यह है कि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अभी मौजूदा परिस्थिति में ऑक्सीजन की बेहद कमी है, व्यवस्थाएं जिस लिहाज से, जिस गति से दुरुस्त होनी चाहिए थी, अभी वो दिखाई नहीं दे रहा है।
इन आरोपों को लेकर आपका जवाब? देखिए, निश्चित तौर पे अब सारी व्यवस्थाएं सुधर रही हैं। आप संज्ञान में ले लीजिए, मुख्यमंत्री जी ने उसे गंभीरता से लिया है। सारे अधिकारी संज्ञान में लेके कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, नंबर दिए गए हैं और धीरे धीरे गाड़ी पटरी पे आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उमाशंकर पांडे जी, मैं लगातार सवाल कर रहा हूं, जो आप सवाल कर रहे हैं वही सवाल मैं भी कर रहा हूं, लेकिन जो बातें विपक्ष कहे, सरकार कहे, जनता सुन रही है, समझ रही है। मेरी भूमिका सवाल पूछने की है, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। और इसी कड़ी में मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या वो वक्त आ गया है कि राष्ट्रीय नीति अगर बनानी है तो उसके लिए सभी राज्य सरकारों को, सभी पार्टियों को एक साथ आना होगा। हम अगर राजनीति में अभी उलझकर रह गए तो फिर ये जो जंग है इतनी ज्यादा भारी पड़ जाएगी, मुसीबत के रूप में सब पर टूटेगी। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए दिव्यांग जी, संवेदनशीलता और मानवीय गुण बहुत बड़ी चीज होती है। हमने इनको सलाह दिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बड़ी स्वीकार्यता है देश में। उन्होंने खुद पहल करके माननीय प्रधानमंत्री जी को उन्होंने कुछ सुझाव दिए, पत्र लिखे। बदले में देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने सड़क छाप भाषा का प्रयोग करके उनको जवाब दिया। ये तो इनका है विपक्ष के प्रति सम्मान और सलाह लेने की भावना। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये सरकार आपदा में अवसर तलाशना चाहती है दिव्यांग जी। उसका हम आप और माननीय सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट क्या इलाज करेंगे? आप समझिए कि कहां तो ये जरूरी था कि वैक्सीनेशन को तेजी से किया जाए। अमेरिका ने 50% वैक्सीनेशन अपने यहां कर लिया, हमारे यहां आज हम 5% भी नहीं पहुंच पाए। आप ये समझिए कि इनकी आपदा में अवसर तलाशने की बात समझिए कि केंद्र सरकार वैक्सीन लेगी 150 रुपए में, राज्य सरकारों को मिलेगा 400 रुपए में और प्राइवेट अस्पतालों को मिलेगा 600 रुपए में। सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन की कितनी धीमी गति वो हमने देख लिया। अगर सरकारी अस्पताल का ही माने और किसी घर में 5 सदस्य हैं तो 2000 रुपए उसको वैक्सीन के लिए देना पड़ेगा और कितनी लंबी लाइन लगेगी सरकारी अस्पतालों में, इससे भी हम सब वाकिफ है। यानी कि एक देश एक वैक्सीन, सरकारी अस्पतालों में एक पैसा नहीं लग रहा था पांडे जी। दूसरा, सरकारी अस्पतालों में एक पैसा नहीं लग रहा था, प्राइवेट अस्पताल 250 में लगा रहे थे। समझ लीजिए कि ऑक्सीजन की कमी है, लोग ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं और 98 अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया। उनको ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? अब पेशेंट उधर भागेगा, वहां जाएगा और वहां ये होगा कि भाई ऑक्सीजन नहीं है। यानी कि मरीजों को और दुश्वारियों में डालने का खेल योगी सरकार कर रही है। ना दवाई है ना ऑक्सीजन है। ठीक है, इनको सबसे पहले नायन लारी खान जी, सप्लाई चेन को दुरुस्त करना चाहिए था। नायन लारी खान जी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद, विपक्ष को धमकाने में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद क्या यह जरूरी है कि सभी राज्य सरकार इस वक्त एक साथ खड़ी हो, या फिर अभी भी ये बात चलती रहेगी कि छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है, यूपी में क्या स्थिति है, राजस्थान में क्या स्थिति है, कंपेयर कर लीजिए, महाराष्ट्र में क्या स्थिति है, कंपेयर कर लीजिए। शर्मा जी, ये तो बीजेपी सरकार मुसलसल, जिस दिन से कोरोना ये विदेशी बीमारी हमारे मुल्क में इनकी गलती के कारण आई है, जब से मुसलसल जो है यही खेल खेल रहे हैं कि इस राज्य में कम संक्रमण, उस राज्य में ज्यादा कम संक्रमण, इस मुल्क में ज्यादा संक्रमण, हमारे मुल्क में कम संक्रमण। ऐसा संक्रमण का खेल खेल रहे हैं और ऐसा मृत्यु के दर का आंकड़ों का खेल खेल रहे हैं जैसे ये कोई फुटबॉल मैच हो या क्रिकेट मैच हो कि हमारे कम आउट हुए, तुम्हारे ज्यादा आउट हुए। मतलब इनको शर्म आनी चाहिए। और यही मैच खेलते खेलते आज क्या हुआ है कि आज भारत ने विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया, अमेरिका को पछाड़ दिया है संक्रमण में। हमारे 24 घंटे में भारत में लगभग 3,15,000 केसेस हो गए हैं और बीजेपी के प्रवक्ता बैठकर लंबी लंबी डींगे हाँग रहे हैं, चंडूल खाने की बातें उड़ा रहे हैं, व्यवस्था की बातें कर रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश सरकार ने, अरे हम नहीं कह रहे हैं कि मोदी की वैक्सीन मत लगाइए, आप तो बैठ के सरासर झूठ बोल रही हैं। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता सरासर झूठ बोल रही हैं। अखिलेश यादव का बयान इनको फिर से सुनाया जाए, इनके एमएलसी का बयान फिर से सुनाया जाए, इनके एमपी का बयान फिर से सुनाया जाए। इस पर डिबेट भी कराया है आपने। झंडू खाने की और सेफई खाने की बहस तो ये कर रही है। शर्मा जी देखिए, ये रट्टू तोते जैसे वही
घिसी-पिटी बातें कर रहे हैं। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। यूपी सरकार ने इनका बयान सुनाइए इनको। 57,000 लोगों के ऊपर मास्क न लगाने के लिए कार्रवाई की है, चालान काटा है। और इसी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की गलती के कारण लगभग 5 लाख डोजेज, यही कोरोना वैक्सीन की डोजेज बर्बाद हो गई है। इस पर चालान कटेगा? क्यों नहीं कटेगा इस पर चालान? बर्खास्त किया जाए सरकार को। सिर्फ जो है डंडा, जो आम आदमी पर चलाने के लिए डंडा है। अरे योगी जी, इतना ना जुल्म की इंतहा करो। इनके हिसाब से तो अखिलेश जी को जेल भेजा जाए। इनके हिसाब से इन्हीं का कहना मानिए तो अखिलेश जी के बयान पर जेल भेजिए। उन्होंने जनता को दिग्भ्रमित किया। ठीक है, इनके एमएलसी को जेल भेजिए, इनके एमपी को जेल भेजिए। इन्हीं का कहना मान लीजिए शर्मा जी। ठीक है शर्मा जी, देखिए रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी अन्य स्टेट्स को, कई राज्यों को फ्री में, पहले से ही फ्री में ऑक्सीजन उपलब्ध करा रही थी। अब जो सरकारी संस्थाएं हैं, आईओसी और बीपीसीएल जैसी सरकारी संस्थाएं हजारों, सैकड़ों मेट्रिक टन ऑक्सीजन फ्री में नहीं जी, मैं एक एक करके आप तीनों से फाइनल कमेंट लूंगा। अशोक जी, दोबारा आ रहा हूं। अशोक जी, संक्षेप में मुझे बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से स्वतः संज्ञान लिया है, उससे क्या सबक मिलता है? क्या संदेश क्या गया है? देखिए, निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। उत्तर प्रदेश के लोगों को निश्चित तौर पे ऑक्सीजन मिले, उनके दवाओं की व्यवस्था हो, बेड की व्यवस्था हो, उसके लिए हर संभव हम लोग प्रयासरत हैं और निश्चित है हम काबू पाएंगे। लेकिन विपक्ष से भी हाथ जोड़ के विनती है कि आप जनता को दिग्भ्रमित करने का कोई प्रयास न करें, बल्कि हमारे साथ खड़े रहें। ठीक है, उमाशंकर पांडे जी। देखिए, सरकार को ज्यादा गंभीर होना पड़ेगा और तमाम तरीके की अफवाहों को जो खुद सरकार फैला रही है उसको छोड़ना पड़ेगा। जहां पर ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है वहां पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराना पड़ेगा। माननीय कोर्ट ने जो कहा है उसको अक्षरशः उनको समझना चाहिए कि कितनी गंभीर टिप्पणी है उनके लिए। ऑक्सीजन कॉरिडोर की बात की गई, ये कॉरिडोर पहले क्यों नहीं बन गया? आज मोदी जी अपनी यात्रा, अपनी बंगाल प्रचार चुनाव खत्म कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, ये पहले भी वो कर सकते थे। विपक्ष की भूमिका हमेशा, विपक्ष सकारात्मक साथ देने को तैयार है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो देश का कोई हिस्सा हो। लेकिन आप सकारात्मक तरीके से हमसे बात करिए, हम आपकी मदद को हमेशा तैयार हैं। अगर आप विपक्ष को विरोधी ही मानना चाहते हैं तो आप मानते रहिए, लेकिन कम से कम प्रदेश की जनता को अस्पताल, ऑक्सीजन और दवाइयां तो उपलब्ध कराइए। ठीक है, नायक जी, नायक खान जी, लोग मर रहे हैं, उनके लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराइए, तत्काल उपलब्ध कराइए। ओके, नायक जी। शर्मा जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रहेगा। हम जैसे लोग तो मुसलसल कई दिनों से माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे थे कि स्वतः संज्ञान ले कि किस तरह से देश में ऑक्सीजन की कमी है, वैक्सीन, जीवन रक्षक दवाइयों, अस्पताल में व्यवस्था नहीं, शमशान घाटों में व्यवस्था नहीं। और यहाँ तक हमने अपील की कि ये संज्ञान ले कि माननीय मोदी जी जो है दिन में दोनों हाथ फैलाकर बड़ी बड़ी रैलीज करते और कहते जहां तक मेरी आंखें जा रही भीड़ ही भीड़ है, और रात को आकर वो कोरोना पर जो है भाषण देते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को, महामारी फैलाने का काम खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। खुद जब प्रधानमंत्री इस तरह से भीड़ बढ़ाएंगे तो ये संदेश आम लोगों तक जाता था कि जब मुखिया जी इस तरह से भीड़ बढ़ा सकते हैं तो हम भी बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम संज्ञान से संभलेंगे हालात। आज इस मुद्दे पर चर्चा भी की, मैंने आप तीनों मेहमानों से सवाल भी किए, आपने जो जवाब दिए उसका जनता को उसे टटोलना है, समझना है कि हर पार्टी ने जो बयान दिया उसके मायने क्या है। मैं यही दुआ करता हूं, उम्मीद करता हूं सावधानी बरतिए, सब सही रहे, आप लोग भी अपना ख्याल रखें, जनता भी अपना ख्याल रखें। हालात बेहद चिंताजनक है, कोरोना से लड़ाई में नियमों का पालन करना भी उतना जरूरी है। राजनीतिक उलझन, बयानबाजी, ये दौर जारी रहेगा, लेकिन सबसे जरूरी है इस वक्त अपना ख्याल आप सब जरूर रखें। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और यूपी मांगे उत्तर में आज मेरे साथ इतना ही। वक्त है ब्रेक का, आप देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।